कराइए मंत्रोच्चार। ऋषिपाल तुम माइक बंद करो अपना। ओके गुरु जी। नीरा जी आप कराइए मंत्रोच्चार। माइक खोलिए। हाँ। सभी साधक मेरुदंड सीधा करके आंख बंद कर लें। एक बार ओम का उच्चारण करें गहरी लंबी सांस के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम जब ये भैया कनाडा में कुछ करते नहीं है हम लोग सिलाई कढ़ाई। मैं जब ये काट लूं मैं तो अभी तो 2 सोमवार पड़े ना। वीडियो खोल ले अपनी। धीरे धीरे करना पड़ता है मेरे को तो एकदम नहीं करती ना मेरी काम एकदम होता भी नहीं है मेरे खुद पड़ेगा। मेरी मम्मी मेरी दुपट्टे में ना टिमली लगा दो बेटी सूट से। आज प्रशिक्षण का अंतिम दिवस है। एक बार घंटे मिलता है तो घर में बैठ जाओ और लगभग सभी विषय समाप्त हो चुके हैं। आप लोगों को आयुर्वेद की बेसिक जानकारियां दी गई। शरीर के अंदर जो सिस्टम काम करते हैं उनके बारे में बताया गया। योग से जोड़ करके उनको समझाया गया। आप लोगों को एक्यूप्रेशर अर्थात मर्म चिकित्सा के बिंदु बताए गए जो प्राथमिक उपचार में बहुत सहायक है। इमरजेंसी में आप लोगों को मुद्रा विज्ञान पढ़ाया गया जो बहुत ही तुरंत प्रभाव देने वाला है। उसके अतिरिक्त योग की परिभाषा, योग का इतिहास, प्रमुख योगी और दर्शनों का मुख्य तौर से सांख्य दर्शन और योग दर्शन आपको बताया गया। योग की विभिन्न पद्धतियों पर भी चर्चा की गई। तो कुल मिलाकर इतना सब कुछ आप लोगों ने जाना है, सीखा है। उसका थोड़ा सा अध्ययन अभी करना है परीक्षा को पास करने के लिए, और उसके बाद जीवन भर इन शास्त्रों को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत संक्षिप्त में इनको जाना है। जैसे सांख्य दर्शन, योग दर्शन और गीता, इन तीनों का अध्ययन और शिक्षण समाप्त होने के पश्चात भी आप लोगों को करना चाहिए। गीता अपने आप में एक
ऐसा शास्त्र है जिसकी पूरे विश्व में मान्यता है, तो कम से कम हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है। जब पूरा विश्व गीता के निर्देशों का पालन करने का प्रयास कर रहा है, तो कम से कम हम लोगों को तो ये अच्छे से आना ही चाहिए कि गीता का संदेश क्या है। उपनिषद, मुख्य उपनिषद है 11, तो जितने आप पढ़ सके उतना अच्छा है। योग दर्शन के आपको केवल यहाँ 194 में से 86 सूत्र पढ़ाए हैं बेसिक्स। जब हम इन्हें समझ लें तो इसके बाद शेष सूत्रों को भी स्वयं अध्ययन करके हमें समझना है। सबसे पहला कार्य ये होता है कि हमारे पास पुस्तकों का चयन होना चाहिए। पुस्तकें घर में होनी चाहिए, होंगी तो सामने पढ़ेंगी तो कुछ तो पढ़ने को मन करेगा ही। तो मुख्य पुस्तकें आपको लिखवाई भी जा चुकी है। कोई और कहेगा जरूरत होगी तो पूछ सकता है। गुरुदेव एक बार थोड़ा बता देंगे? गुरुदेव एक बार बता देंगे तो मैं लिख लेता हूँ गुरुदेव। योग से संबंधित आपको लिखवाई थी मैंने, योग चिकित्सा रहस्य, योग विज्ञान चिकित्सा रहस्य, ये किताब आपके पास होनी चाहिए। योग विज्ञान और चिकित्सा रहस्य। दूसरी प्राणायाम रहस्य। तीसरी योग दर्शन, किनका बताया था मैंने, नंदलाल दसोरा जी का योग दर्शन। शरीर के 9 सिस्टम की किताब अलग से मिल जाती है, अन्यथा तो इंटर लेवल की किसी किताब को लेकर के भी आप पढ़ सकते हैं। आयुर्वेद में आप आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आचार्य बालकृष्ण जी की लिखी हुई है, बहुत अच्छी किताब है आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, ये भी आप अपने पास रखें। उसके अतिरिक्त घर में उपचार के लिए औषध दर्शन और उपचार पद्धति, 2 पुस्तकें हैं ये, उपचार पद्धति और औषध दर्शन। तो ये पुस्तकें कम से कम आपके पास होनी चाहिए। भगवत गीता एस्कॉन वालों की नहीं लेनी है, उन्होंने व्याख्या ठीक नहीं की हुई है। महर्षि दयानंद की ले लीजिए, या और कोई अच्छा लेखक, प्रमाणिक लेखक हो तो उनकी भगवत गीता ले लीजिएगा, उसे अवश्य पढ़ें। दर्शन का संक्षिप्त परिचय आप पढ़ने के लिए नेट का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन नेट में पूरी जानकारी नहीं मिलती है, अधूरी जानकारी है। तो ये 11 दर्शन हैं, धीरे धीरे इनको भी मुख्य दर्शन जो है वो पढ़ने का कोशिश करें। इसमें कठोपनिषद, वो दर्शन की बात नहीं, उपनिषद, कठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, ये तो कम से कम पढ़े। और दर्शन में आपको सांख्य दर्शन पढ़ना चाहिए और योग दर्शन तो है ही। ये सब जानकारियां आपके पास निरंतर अभ्यास, प्रशिक्षण मात्र एक सिंबॉलिक है, लेकिन जिनको योग में और ज्ञान में तत्व ज्ञान समझना है, आगे बढ़ना है, आगे जाना है ज्ञान की दृष्टि से, उनको ये सब 1-1 घंटा रोज किसी भी समय निकाल लीजिए, पढ़ते रहिए कुछ ना कुछ। 18 दिन में 18 अध्याय पढ़ लीजिए गीता के। अब आपने योग दर्शन पढ़ लिया तो गीता समझ आ जाएगी, अन्यथा गीता ऐसे समझ में नहीं आती है साधारण व्यक्ति को। तो इसी तरीके से अध्ययनरत आप लोगों को रहना है। चलिए उसकी बात करेंगे। आज का जो विषय रह गया है अभी आपका, वो है मोटापे के कारण और निवारण। बहुत सारी बहनें पतला होना चाहती हैं, लेकिन वो कैसे पतला होना चाहती है कि मेडिकल स्टोर पे जाए, कोई गोली खरीदे, उसे खा ले, अगले दिन सुबह जब सो के उठे तो स्लिम ट्रिम दिखाई दे।
वो ऐसे पतला होना चाहते बिना कुछ किए। तो ऐसा कोई जादू संभव नहीं है। मोटापा बढ़ाना बहुत आसान है और घटाना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। मोटापे के बढ़ने के कारण क्या है? मोटापा बढ़ने के कारण क्या है? कनिका जी आप उपस्थित हैं? आप क्लास में आधा क्लास में रहती हो, आधा घरेलू कार्यों में। तो मोटापे के जो कारण हैं उनमें सबसे पहला कारण है कफज भोजन। कफज भोजन कौन से होते हैं? जो अधिक मीठे हो, अधिक नमकीन हो, तेलीय भोजन हो, फास्ट फूड है, डिब्बा बंद पदार्थ है, कोल्ड ड्रिंक बहुत तेजी से मोटापा बढ़ाती है, ठंडे जल का सेवन, ये सब कवच पदार्थ कहलाते हैं। और मेवा में काजू, एक बार फिर सुने, अधिक तेज मीठा, तेज नमकीन चटपटे पदार्थ, काजू, तले हुए भोजन, फास्ट फूड, डिब्बा बंद पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा जल, ठंडे भोजन, ये सब कफज पदार्थ कहलाते हैं। तो एक कारण तो कफज पदार्थों का सेवन करना मोटापे का कारण है। दूसरा कारण है दिन में सोना। हम अक्सर क्या करते हैं कि दोपहर में भोजन किया और भोजन करने के बाद चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए, आराम कर लिया जाए, हम सोते हैं फिर सो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा भोजन 2.5 घंटे में पच जाना चाहिए था, वो पाचन प्रक्रिया मंद पड़ जाती है और वो लंबे समय तक पेट में पड़ा रहता है। तो दिन में सोना भी अपच का भी कारण है, कॉन्स्टिपेशन का भी कारण है और मोटापे का भी कारण है। तीसरा कारण है कि प्रातः उठने के बाद हम योग ना करना, व्यायाम ना करना, घूमने ना जाना, कोई खेल ना खेलना, अर्थात शारीरिक क्रियाएं ना करना। आमतौर पर लोग उठे तो असाधारण, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो योग से जुड़ चुके हैं। आम व्यक्ति की दिनचर्या देखिए, वो क्या करता है, उठता है, उठते ही तो उसको गर्मा गर्म चाय चाहिए, चाय के बाद अखबार पढ़ लिया, अखबार पढ़ने के बाद फिर दूसरी चाय चाहिए फ्रेश होकर के। तो यानी कि नाश्ते से पहले 2-3 चाय उसकी हो जाती है और उसके बाद नाश्ते में जलेबी चाहिए, कचौरी चाहिए, कटलेट्स चाहिए, समोसा चाहिए, पराठा चाहिए। पराठा खाने योग्य वस्तु नहीं है। जो लोग पराठा खाते हैं वो हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, मधुमेह को दावत देते हैं। कारण कि जब हम कोई भी पराठा बनाते हैं या पूरी कचौरी बनाते हैं, उसके अंदर जो स्टीम होती है उसका टेम्परेचर 360 डिग्री हो जाता है और 360 डिग्री पर कोई भी तेल या कोई भी घी, चाहे वो देसी गाय का ही घी क्यों ना हो, वो घी नहीं रहता, टार बन जाता है। और टार खाने योग्य वस्तु नहीं है। इसलिए कभी कभी ठीक है, लेकिन दैनिक, कुछ घरों में देखा है मैंने, दैनिक पराठे खाते हैं, तो ये हानिकारक है। तेलीय पदार्थ जितने भी हैं, ये जो तेल में बने हुए, ये सब हानिकारक है। कुछ बहनों को चाट पकौड़ी खाने का बहुत शौक है, आप में से तो नहीं है किसी को, इन्हें है प्रतिभागी। तो अब आपको मैं बताऊं, आज के बाद आप चाट नहीं खाएंगे। ये बात है 2010 की। स्वामी जी ने एक बहुत हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई, दिल्ली के स्वामी दयानंद के नाम पर कोई भव्य भवन था वहां पर,
उसमें देश का सारा मीडिया था, उसमें आर्मी के एक्स जनरल्स थे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस थे, बहुत हाई प्रोफाइल लोग थे। 250-300 लोग बाहर से थे और इतने ही लोग हम लोग थे जो पूरे देश के सभी राज्यों से थे, मुख्य मुख्य लोग। वहां पर हमारे साथ एक बहन गई थी, मेरठ की महिला पतंजलि की प्रभारी। वो कहने लगी भैया चाय पीने का मन हो रहा है। मैंने कहा देखो भाई यहाँ तो कोई चाय की व्यवस्था है नहीं, बाहर देख लेते हैं। हम बाहर गए तो सड़क पार करके सड़क की पटरी पर कुछ खोखे वाले बैठे थे, उनमें एक चाय वाला भी था। तो चाय वाले के बराबर में ही एक चाट वाला था। चाय बनने का आदेश उसको दे दिया, लेकिन फिर उनको चाट वाला दिखाई दिया उन बहन को। वो कह लगी भैया अभी थोड़ा रुक जाओ, मैं पहले थोड़ी सी चाट खाऊंगी। चाय वाला कहने लगा कि बहन जी चाट मत खाओ आप। कि क्यों, तुम क्यों मना कर रहे हो हमें? कि जी कोई कारण ही होगा जो मैं मना कर रहा हूँ, आप चाय पी लीजिए, बिस्किट ले लीजिए और कुछ ले लीजिए, चाट मत खाओ। देखो भैया तुम क्यों मना कर रहे हो? कि जी 5 मिनट रुक जाओ और आप स्वयं देख लेना, मुझे कहने की जरूरत नहीं, टाइम हो रहा है। ठीक 11 बजे एक टैंकर आता है, जैसे नगर निगम के टैंकर होते हैं ना पानी के, इस तरह का टैंकर है। उस पे लिखा हुआ है, नीले रंग का टैंकर था, शिविर ऑयल, शिवर ऑयल। और जितने भी वहां पर खोमचे वाले ठेले वाले थे, कुछ सड़क के दूसरी तरफ थे, सबका वो उसमें जैसे पेट्रोल पंप पे होता ना, वो इस तरह का था, वो सबका भरता हुआ चला जाता। वो चाय वाला बोला बहन जी देखा कुछ आपने? वहां भैया कोई था ये क्या था, मैंने आया इनको सबको लेके गया। कि ये शिवर जो होता है ना, जो टॉयलेट में आप जाते हो और वो फिर शिविर में बह करके इकट्ठा होता है कहीं पे, उसको ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं। तो जो आप भोजन करते हो ना, तेल खाते हो बहुत सारा, वो तेल ऊपर रहता है, उस तेल को रिफाइंड करके निकाला जाता है। और ये चाट पकौड़ी जितने भी खोमचे वाले हैं, ये सब उसी तेल का प्रयोग करते हैं। अब उसकी चाट तो खाने क्या, उसने तो चाय भी नहीं पी। तो जो जो बहनें ये चाट खाती है तो होशियार रहें, क्योंकि आपको बहुत महंगा देसी घी की चाट कोई नहीं खिलाने वाला। वो शिवर ऑयल है, ये मैं कहने के लिए नहीं कर रहा, मेरा आंखों देखा, मैंने देखा है। और आप देखना चाहें तो दिल्ली में किसी भी खोमचे वाले के पास पहुंच जाए, सुबह वो 10-11 बजे तक सब जगह जाता है, और सभी के उसमें वो शिवर ऑयल होता है। अब वो प्रतिभा जी का ऑयल कनिका जी की प्लेट में, और कनिका जी का ऑयल ज्योति की प्लेट में। तो प्रतिभा जी खानी है चाट? नहीं गुरुजी। नहीं नहीं, खाओ, खूब बढ़िया वाली। नहीं, अगर खानी भी होगी तो क्योंकि घर ही बना लेंगे गुरुदेव। हाँ, क्योंकि प्रतिभा जी के घर में तो देसी घी यूज होता है। तो तो ये सीवर ऑयल है। ये मैंने अपनी आंखों से ये सारा सीन देखा है। और दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, जहां पर ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वहां पर ये ऑयल निकलता है। अब हमारे यहाँ मेरठ में भी लग गए हैं। तो हमारा तो कोई मतलब ही नहीं होता इन चीजों का। हमने तो बिल्कुल इन चीजों पर बाहर मतलब घर के बाहर से कोई भी चीज हो, नो। तो ये है, योग ना करना, व्यायाम ना करना, तेज गति से ना घूमना, कोई खेल जैसे बैडमिंटन है, खो खो है, फुटबॉल है, हॉकी है, ना खेलना, ये भी मोटापे का एक कारण है। तो प्रातः एक बार स्वेद स्नान हमें अवश्य करना चाहिए। स्वेद स्नान समझते हैं ना, यानी कि एक बार पसीना आना चाहिए। लेकिन मैं सुबह की प्रातः की योग कक्षा में देखता हूँ कि हमारे भाई बहन पंखा चला करके योग करते हैं। अरे तप है, ये तप है। तप में विकल्प नहीं होते, तप में सुविधाएं नहीं होती। आप ये मान के करिए ना, 1 घंटे का मुझे तप करना है योग का, तो उसमें पंखा नहीं। हो सकता है कोई ऐसी भी बहन हो जो एसी चला के योग करती हो,
तो ये ऐसा करने से बेहतर है योग नहीं करे तो अच्छा है। तो योग ना करना। और चौथा कारण है अनुवांशिकता। 4 कारण मैंने बताए, कफज भोजन, दिन में सोना, योग आदि न करना और अनुवांशिकता, हेरिडिटी। तो जब हम ये कफज भोजन ग्रहण करते हैं, जो अधिक मीठे, अधिक नमकीन, चटपटे, तेलीय या डिब्बाबंद भोजन जो आते हैं, बच्चे आजकल बड़ा शौक से खाते हैं पिज्जा, और उसमें क्या क्या खैर कोल्ड ड्रिंक सबसे खतरनाक चीज है। एक 300 ml की बोतल के अंदर करीब करीब 20 स्पून 20 स्पून शुगर होती है, जो चरचरापन दिखाई देता है। तो ये सब नहीं पीने चाहिए। जब हम कफज भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा जो जीआई ट्रैक है, जीआई ट्रैक अर्थात गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, यानी कि पूरा जो ऊपर से लेकर नीचे तक का जो पाचन तंत्र है, सिस्टम है, इसमें परत जम जाती है, नमकीन, नमक की और मीठी। यह धीरे धीरे मोटी होने लगती है और हम जो है खाते पीते घर के दिखाई देने लगते हैं, बाहर को हमारी टमी, पेट निकलना शुरू हो जाता है। हम जब बार बार भोजन करते हैं तो इस मोटी परत से जो मीठा और चिकनाई है जो आंतों में जम चुकी है, वो बार बार हमारे भोजन में मिल जाते हैं, जिससे फैट सेल बढ़ने लगती हैं और अन्य सेल, जो दूसरी सेल्स हैं, उनका विकास रुक जाता है। ये फैट सेल तेजी से बढ़ते हैं। अब जब फैट सेल बढ़ेगी तो ये केवल इंटेस्टाइन में ही नहीं बढ़ेगी। मोटापा जब बढ़ेगा तो वो ऐसा नहीं कि एक कान में बढ़ गया, एक में नहीं बढ़ा, एक पैर में बढ़ गया, दूसरे में नहीं बढ़ा, तो वो सारे शरीर में बढ़ेगा। सारे शरीर के अंदर जो ऑर्गेन्स हैं, चाहे वो लार ग्रंथि से लेके, थायराइड से लेके, लीवर से लेके, हृदय से लेके, पेनक्रियास से लेके, सब ग्लैंड्स, जितनी भी ग्लैंड्स हैं, उन सब पर भी वो मोटापे का असर आएगा। तो इससे क्या होगा कि लीवर फैटी हो गया, फैटी लीवर, हृदय बढ़ गया, कुछ नहीं बढ़ा, आपने जो माल खाया है वो बढ़ा। ठीक है, परिणाम स्वरूप पाचन क्रिया प्रभावित हो जाती है। इसी प्रकार ये फैट सेल्स सभी ऑर्गेन्स में भी जमने लगती हैं और उनके कार्य को प्रभावित करती हैं। धमनियों में जो धमनियां है, ऐसा तो है नहीं कि हृदय में बढ़ गया, लीवर में बढ़ गया तो नस नाड़ियां हैं उनमें कुछ नहीं होगा। अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल जो होगा, तेलीय पदार्थ, नमकीन पदार्थ, मीठा पदार्थ, ये धमनियों में भी जमने लगेगा कोलेस्ट्रॉल के रूप में। और एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को यथास्थान नहीं, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। जब धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमता है तो सबसे पहले क्या होगा, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की बीमारी आपको घेर लेगी। वात, पित्त, कफ में वायु ही परिवर्तन का कार्य, परिवहन का कार्य करती है। आपको बताया था कि बहुत सारी नस नाड़ियां ऐसी हैं जिनमें केवल सूचनाओं का आवागमन और वायु का आवागमन होता है, और जिन नस नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल, सब कोलेस्ट्रॉल तो सभी में जमा है, तो वायु जो है वो परिवहन, ट्रांसपोर्ट का कार्य करती है। जो आपकी सप्त धातु बनती है या जो भी अन्य हार्मोन्स बॉडी के अंदर हैं, इनको इधर से उधर ले जाने का जो अंदर कार्य चल रहा है परिवहन का, तो जब कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा तो वायु का जो ये प्रवाह है ये मंद पड़ जाएगा, अर्थात ट्रांसपोर्ट का कार्य भी मंद पड़ जाएगा। ठीक है, और जो ये हार्मोन्स हैं ये यथास्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। यदि वात का गमन सामान्य रहता है तो हार्मोन सामान्य मात्रा में, और ये जो हमारे जब वात बढ़ता है ना, ये सब दिक्कतें होती हैं, तो जो जितनी भी ग्लैंड्स हमारी हैं, एंडोक्राइन्स जो आपको पढ़ाई गई होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो उनका सबका कार्य प्रभावित होता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, हार्मोन सीक्रेट होता है। तो हार्मोन्स की जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोन्स का बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है,
सामान्य मात्रा में जो स्रावित हो रहे थे वो सामान्य मात्रा में स्रावित नहीं होंगे, परंतु वात के कम हो जाने पर हार्मोनल बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जैसे थायराइड हो जाना, डायबिटीज हो जाना, अचानक गर्मी लगना, मोटापा बढ़ना, अचानक सर्दी लगना, घबराहट होना, चक्कर आना, ये सब हार्मोन इम्बैलेंस के कारण हो सकता है। तो कहां से शुरू हुआ था? भोजन से। भोजन से शुरू होकर पूरा सिस्टम अफेक्टेड होता जा रहा है और बीमारियां पकड़ती जा रही है। रक्तचाप बढ़ेगा तो हृदय रोग भी होंगे, क्योंकि जो 120 और 80 का टेम्पो है, एक सिस्टोलिक है एक डिस्टोलिक है। अगर 180 से 120 वाला कम हुआ तो हमारी सारी कैपिलरीज तक, जो नाखूनों तक में कैपिलरीज हैं, वहां तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा अगर प्रेशर कम हुआ। और प्रेशर अधिक हो गया तो ये जो कैपिलरीज है बारीक बारीक, ये ब्लास्ट हो जाएंगी। अधिक बढ़ेगा तो वो आंख के अंदर भी हो सकती है, वो ब्रेन के अंदर भी हो सकती है, वो कहीं भी हो सकती है। तो दोनों ही रूप में खतरनाक होगा ये रक्तचाप। भूख ना लगना। हमारे आमाशय में दो महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं जो स्रावित होते हैं हमारी इंटेस्टाइन में, लार्ज बड़ी इंटेस्टाइन, ये क्या है जो आमाशय है, इसमें एक का नाम है लैप्टिन और दूसरे का नाम है ग्रेलिन। क्या बोला मैंने? लैप्टिन और ग्रेलिन। लैप्टिन हमें सूचना देता है, जो आप कहते हो ना मम्मी भोजन परोस रही है, नहीं नहीं और नीचे पेट भर गया। कैसे पता चला आपको पेट भर गया? आप कोई अंदर आमाशय में उंगली डाल के तो देख नहीं रहे कि यहाँ तक भर गया यहाँ तक खाली है। कैसे पता चला? ये लेप्टिन हार्मोन आपको सूचना देता है कि पेट भर गया और भोजन नहीं चाहिए। लेप्टिन हार्मोन आपको बताता है कि अब और भोजन की आवश्यकता नहीं है, पेट भर चुका है। जबकि ग्रेलिन हार्मोन जो है वो हमें सूचना देता है कि भूख लगी है, भोजन लाओ। भूख लगने की सूचना कौन देता है? ग्रेलिन हार्मोन देता है। पेट भरने की सूचना देता है कौन? लेप्टिन देता है। लेकिन जब हम कफज भोजन, दिन में सोना, व्यायाम ना करना, तेल पदार्थ, तेलीय पदार्थ, चटपटे भोजन करते हैं तो फैट सेल्स बढ़ती है, बताया मैंने ऊपर। तो फैट सेल बढ़ने पर जो लेप्टिन हार्मोन था सबसे पहले उस पर प्रभाव पड़ता है, और लेप्टिन हार्मोन जो पेट भरने की सूचना दे रहा था वो सूचना देना बंद कर देता है, उसका सीक्रेशन कम हो जाता है, अब ठीक तरह से सूचना नहीं दे पाता। जबकि ग्रेलिन हार्मोन ये स्रावित होता रहता है। जो पेट भरने की सूचना दे रहा था उसने सूचना देनी बंद कर दी, और जो ग्रेलिन हमको पेट भूख लगने की सूचना दे रहा था वो अपना काम ठीक से कर रहा है। अर्थात मोटे लोगों को बार बार भूख लगती रहती है, भूख लगती रहती है, भूख लगती रहती है, क्योंकि उसका जो लेप्टिन हार्मोन है वो सूचना दे ही नहीं रहा पेट भर गया और जरूरत नहीं है। ग्रेलिन जो भूख लगने वाला है वो सूचना दे रहा है लाओ भोजन, लाओ भोजन, लाओ भोजन। तो ये जो मोटे लोग हैं ये हर वक्त बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, चलता रहता है। व्यक्ति बार बार खाता रहता है भोजन, फिर मोटी परतों के कारण मीठा और चिकना हो जाता है। अंदर जो मीठा और चिकना जमा हुआ आमाशय की परतों में, वो फिर मीठे और उस भोजन को जो बार बार खाया जा रहा है उसको नमकीन और मीठा उसमें मिक्स होता जाता है। फैट सेल लगातार बढ़ती रहती हैं। ये साइकिल लगातार चलती रहती है। जब तक इस साइकिल को हम नहीं तोड़ेंगे तब तक मोटापा कम नहीं हो पा सकता। इस साइकिल को तोड़ना ही होगा। अब आंतों में मल की परतें जिनको हम कहते हैं वो यही मल की परतें हैं जो भोजन आपने उल्टा सीधा खाया है, व्यायाम किया नहीं है, शारीरिक श्रम किया नहीं है। आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें शारीरिक श्रम कम होता जा रहा है, तो इस कारण मोटापे के रोगी ज्यादा मिल रहे हैं। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स हम ऐसे पिलाते हैं जैसे समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत हो।
टॉयलेट क्लीनर है ये। कभी आप अपनी टॉयलेट की शीट साफ करके देखिए, साफ हो जाएगी। बच्चे का दांत टूट जाए तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में डाल देना, सुबह तक गायब हो जाएगा। उससे आप बहुत सारी चीजों की सफाई भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया लेप्टिन और ग्रेलिन का क्या रोल है। अब एग्जाम में भी आ सकता है कि भूख लगने की सूचना कौन देता है, पेट भरने की सूचना कौन देता है, हार्मोन वृद्धि कैसे हो जाती है, तो ये सब आता है। अब निवारण क्या है कि सबसे पहले मोटे लोगों को जो ये आंतों के अंदर मीठा और नमकीन पदार्थ जमे हैं, इनका मीठा नमकीन का जो वो है गुण है, ये खत्म करना होगा। इसके लिए कई एक साथ हमें सभी चीजों पर काम करना पड़ेगा। कफज भोजन बंद करने होंगे, दिन में सोना बंद करना होगा, योग व्यायाम खेल आदि प्रारंभ करना, ये सभी पे एक साथ काम करना पड़ेगा। पैदल चलना शुरू करना होगा। आंतों पर जमी मीठी व चिकनी परतों से यह मीठा हटाना होगा। प्रारंभिक अवस्था में हम कड़वी चीजों का सेवन कर सकते हैं। कड़वी और गुनगुनी चीजों से मिठाई मीठा व चिकना पदार्थ हट जाता है। तो कड़वा क्या क्या होता है बताइए। ऐसे गंभीर रोगियों को हमें शंख प्रक्षालन कराना चाहिए। शंख प्रक्षालन कराएंगे तो जो ये मीठे और नमक की परतों की जमी हुई आंत है, ये परतें ये उखड़ जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। तो मोटे लोगों को, जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है, जरूरी नहीं है सबको ब्लड प्रेशर, ऐसे लोगों को हमें सबसे पहले शंख प्रक्षालन कराना चाहिए, जिससे परतें उखड़ करके चिकनाई जो है वो बाहर निकल जाए। जमा फैट को कम करने के लिए, जो फैट जमा है उसे कैसे कम करें। जब आप बाहर से फैट खाते रहेंगे तो सिस्टम को फैट बाहर से मिल रही है, हमें उस फैट का प्रयोग करना है जो आपने जमा कर रखी है। जो बहुत सी माँ बहनें तो गोश्त की दुकान हो रही है कि जो है कितना कितना ही ले जाओ। तो ये जो है हमें सबसे पहले फैट की मात्रा, ये क्या नाम है, फैट को कम करने के लिए व्यायाम, उपवास, गेम्स आदि, घूमना आदि ये करना होगा। ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना है जिनमें फैट की मात्रा बहुत कम हो, ताकि भूख लगने पर भोजन से फैट ना मिले। शरीर में जो जमा कर रखा है माल फैट के रूप में, वहां से शरीर फैट दे। दैनिक कार्यों में जो ऊर्जा खर्च होती है वो फैट से आती है। अब बाहर से आपको फैट नहीं लेनी है, बाहर से फैट बंद करनी है, तो शरीर के अंदर जो जमा फैट है उसका शरीर प्रयोग करेगा तो फैट कम होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, मोटापे को औषधियों से कम नहीं किया जाना चाहिए, परंतु घरेलू उपचार हमें जरूर करने चाहिए। अब हमने कहा सबसे पहले 1 सप्ताह तक कड़वे पदार्थों का सेवन। उन कौन से होते हैं कड़वे पदार्थ? एक तो लिखिए चिरायता, नेपाली चिरायता। दूसरा होता है कालमेघ, ये इंडियन होता है, सस्ता होता है। तीसरा नीम के पत्ते। चौथा गुड़मार, गुड़मार होता है एक बड़े से पत्ते का गुड़मार। इनके पत्तों को आप बाजार में मिल जाता है चिरायता, रात को भिगो दीजिए और सुबह छान कर उसका पानी आंख बंद करके जी गड़ा करके और पी जाएंगे, बहुत कड़वा। डायबिटीज के रोगियों को बहुत लाभ देता है ये चिरायता। जिनको स्किन की कोई प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम में भी चिरायता बहुत अधिक लाभ देता है। तो इसी प्रकार से कालमेघ है, कालमेघ इंडियन है, वो कम कड़वा है लेकिन कड़वा है। नीम के पत्ते आप पता ही होगा आपको, कड़वे ही होते हैं। गुड़मार और भी ज्यादा कड़वा है। तो पहले 1 सप्ताह सुबह जो आप जल पीते हैं, उस सुबह जल को हल्का रात को भिगोइए, सुबह उस जल को छान लीजिए, या उस पत्ते, अगर पत्ता गुड़मार है जो है, इनको उबाल के भी पी सकते हैं, नीम के पत्ते को उबाल के भी पी सकते हैं।
गुनगुना और कड़वा होना चाहिए। तो इससे हमारा जो भीतर फैट सेल जमे हैं वे सब खत्म हो जाएंगे। लेप्टिन और ग्रेलिन के स्राव को नियंत्रित करने के लिए वात का अनुलोमन करना होगा। इसके लिए ये मोटापे में पिए जाने वाली चीजें हैं। 100 ग्राम चावल 1.5 लीटर पानी में उबालिए। आजकल क्या हो रखा है, माँ बहनों ने बड़े सब किचन के अंदर ऐसी हालत कर दिया जैसे कोई चपरासी को लैब में भेज दिया जाए और उससे कहा जाए कि इसमें तो ढूंढ के बताओ कि कौन सा केमिकल क्या है। ऐसे अनजान इनमें बहुत कुछ गड़बड़ हो। चावल बनाएंगी तो उसको कुकर में बनाएंगी, उसका मांड नहीं निकालते। उसके साथ चावल के साथ मांड हानिकारक है, लेकिन यदि 1.5 लीटर पानी में 100 ग्राम चावल उबाल करके उसको छान लिया जाए उस मांड को, और उसमें हींग डाल ले, हल्का सा नमक, भुना हुआ जीरा डालकर गुनगुना गुनगुना उस मांड को पिया जाए तो इसमें फैट और शुगर बहुत कम होती है। तो नाश्ते में आप ये भी ले सकते हैं, केवल 1 गिलास मांड आपने ले लिया, वो पिया जा सकता है। आधा गिलास पानी में 1 नींबू निचोड़ ले। पानी गर्म ना हो, गुनगुना हो, क्योंकि गर्म पानी में शहद नहीं डाला जाता। गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डाल दें। 1 गिलास पानी में आधा नींबू और 1 चम्मच शहद डाल करके खाली पेट उसको पिए। नींबू पानी में कभी भी नमक और चीनी बिल्कुल ना डालें। और हम जो शिकंजी बनती है वो क्या करते हैं, नमक और चीनी दोनों डालते हैं। तो नमक और चीनी नहीं डालनी चाहिए, नींबू के साथ शहद डाल करके ही हमें पीना चाहिए। क्योंकि सारा झगड़ा तो इस जीव का है ना, स्वाद चाहिए, हानि चाहिए, कुछ भी हो जाए। कड़वा पानी, मीठी चिकनी परतें जो हाथों में जमा हो गई है उसे हटाने के लिए मैंने आपको बता दिया, चिरायता, कालमेघ, नीम का पत्ती और गुड़माह। सिद्ध जल, सिद्ध जल क्या है, गिलोय, त्रिफला, तुलसी, आंवला, 4 चीजें हैं। गिलोय, त्रिफला, तुलसी, आंवला। कोई एक का जल तैयार कर दे, गुनगुना करके दिन में जब भी प्यास लगे तब आप उसी जल का प्रयोग करें। चाहे तो आप गिलोय का जल तैयार कर लें, इम्यून पावर बढ़ाता है। गिलोय को आप देखिए, इतनी मतलब संजीवनी है ये आज की। जून के महीने में गिलोय की बेल को काट दीजिए और उसको एक लच्छा सा बना के गोला गोल गोल बना करके खूंटी पर टांग दीजिए। वहां भी वो बाकायदा अंकुरित होगी, फूटेगी और बेल चल पड़ेगी, सूखती नहीं है। इतनी जबरदस्त। तो गिलोय का पानी आप बना के रख सकते हैं, इम्यून पावर बहुत बढ़ाता है, छोटी मोटी बीमारियों को होने नहीं देता, बुखार का बिल्कुल एकदम नाश कर देता। बच्चों को 1 चम्मच भी अगर हम देते हैं तो उन्हें बीमारियां नहीं लगती, सर्दी, जुकाम, स्किन प्रॉब्लम, छोटी जितनी बीमारियां नहीं हो। त्रिफला, त्रिफला भी अपने आप में एक गजब की औषधि है जो रेचक यानी कि विरेचक का काम करता है। तो रात्रि में त्रिफला उसको ला करके बनाइए खुद। तीनों चीजें, हरड़, बहेड़ा, आंवला, हरड़, बहेड़ा, आंवला, 3 चीजें अर्थात 3 फल, 3 फल के नाम से पड़ा त्रिफला। तो त्रिफला ला करके बराबर बराबर मात्रा में आप इनको मिला करके कूट करके मिक्सी में बारीक पाउडर बना लीजिए। आधा चम्मच रात को गुनगुने पानी से पी के सो जाइए, पेट बिल्कुल साफ। त्रिफले के पानी से आंखों को भी धोना चाहिए, आंखों को धोने से आंखों की शक्ति बढ़ती है, आहट दूर होती है। तो त्रिफला। तीसरा तुलसी, ब्लैक, काली वाली तुलसी को आप अपने जल में, जो पीने का पानी है, मोटे लोगों को लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, उसमें 10, 15, 20 पत्ते तुलसी के डाल दीजिए, तो वही पानी दिन में पीजिए। इसी प्रकार से आंवला, कोई एक जल तैयार कर ले और गुनगुना करके जब भी प्यास लगे वही पानी पीना चाहिए मोटे लोगों को। गर्म पानी मोटे लोगों के लिए बहुत लाभदायक है।
पानी में आप आजकल हमारी जो बहनें हैं और बहनें के जो नए जनरेशन है वो ग्रीन टी का बड़ा शौक है, लेकिन बाजार में मिलने वाली जो ग्रीन टी है उसमें प्रिजर्वेटिव है, उसमें कई ऐसी चीजें डाली हुई हैं जो हानिकारक। अपनी ग्रीन टी घर में बनाइए, सौंफ, इलायची, अदरक पाउडर, लवंग आदि डाल करके, कई चीजें डाल के उनका चूर्ण बना लीजिए, ग्रीन टी बन गई। उसे डालिए, छानिए, पीजिए। तो इसे जो है गर्म गर्म चाय की तरह दिन में 3 से 5 बार पिए। ये तो इसलिए बताया जा रहा है ग्रीन टी स्वाद के लिए, अन्यथा गर्म जल ही पीना चाहिए। गर्म जल को भी हम 5 बार दिन में, जैसे चाय पीते हैं उबली हुई, ऐसे उबला हुआ गर्म पानी भी हम पिए तो ये भी फैट को पिघलाने का काम करता है। सर ग्रीन टी में तो क्या बताया आप सर? ग्रीन टी में क्या बताया? सौंफ, इलायची, जो भी है, देखिए आप तुलसी का पाउडर भी डाल सकते हैं, इलायची भी डाल सकते हैं, अदरक का पाउडर भी इसमें मिला सकते हैं। स्वाद के अनुसार कोई सी भी, जितनी घरेलू चीजें हैं कोई भी आप डालिए, जैसा आपका स्वाद है। लवंग भी डाल सकते हैं, काली मिर्च तो स्वाद नहीं देगी खैर, तो दालचीनी भी हल्की सी डाल सकते हैं। तो ये सब मिक्स करके पाउडर बना के तैयार रखिए, वो डाल के पीजिए, चाय की तरह पीजिए इसको। आजकल बाजार में ग्रीन टी मिलती है, वह भी पी सकते हैं, लेकिन अपनी बनी हुई अच्छी रहती है। ठंडे पानी का सेवन वर्जित है, फ्रिज में होना ही नहीं चाहिए। ठंडा पानी बच्चों को भी आदत डालिए, कोई भी ठंडा पानी घर में होना ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ आप देखेंगे आगे कभी तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं सर, घड़े का तो पी सकते हैं, घड़े का। पूरी सर्दी घड़े का पानी पीते, पूरी गर्मी हम, और हाँ, अब घड़े बरसात के। में उसका पानी ठंडा होना बंद हो जाता है, उसको हटा देते हैं। एक सीजन में एक ही घड़ा काम करता है, अगले सत्र में आपको अगला घड़ा लेना पड़ेगा, पहले वाले में पानी ठंडा नहीं हो। सादा घड़ा लीजिए, आजकल वो बाजार में बड़े महंगे महंगे टोटी लगे हुए हैं, ये वो नहीं, सादा घड़ा लीजिए और आप उसका पानी का गर्मी में सेवन कीजिए। फिर है लौकी का रस, जिनको मोटापे के साथ हाई ब्लड प्रेशर भी हो गया है, जिनको कोई भी हृदय रोग है, लौकी का रस उनके लिए रामबाण है, रामबाण। 500 ग्राम लौकी लीजिए, उसका एक टुकड़ा पहले चख के देखिए कि वो कड़वा तो नहीं है, कड़वी लौकी नुकसानदायक। तो 500 ग्राम लौकी लीजिए, उसमें 7 पत्ते आप तुलसी के, 7 पत्ते पुदीना के डाल सकते हैं स्वाद के लिए। सभी को मिला करके मिक्सी में रस निकाल करके उनको पीजिए, तो ये मोटापे के साथ धमनियों का कोलेस्ट्रॉल को भी हटा देता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए और लौकी का रस नाश्ते में लीजिए। 500 ग्राम लौकी से 1 कप रस निकल आएगा, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। लौकी का तो जवाब ही नहीं, लेकिन लौकी लोग बच्चे तो खाते नहीं, आजकल हरी सब्जी नहीं खाते बच्चे। तो लौकी का रस, लौकी का टुकड़ा, यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उसका एक छोटा टुकड़ा काटिए और उसको पैर के तलवों में रगड़िए। बुखार को 10 मिनट के अंदर ही बुखार डाउन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाएगा। ब्लड प्रेशर में बर्फ पॉलीथीन में डालिए टुकड़ा कुछ, और उसको रीढ़ की हड्डी पर थोड़ी देर घुमाइए, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। त्रिफला जल, त्रिफला जल 7वां बता रहा हूं मैं आपको। 1 चम्मच 200 ml पानी में रात्रि में भिगो दे, प्रातः उबाले, आधा शेष रह जाने पर 2 चम्मच शहद मिला करके पिए। कुछ ही दिन में आपका कई किलो वजन कम हो जाएगा। त्रिफला जल, रात को क्या बोला मैंने कि 2 चम्मच 200 ग्राम पानी में आप जो है रात्रि में भिगो दे 1 चम्मच त्रिफला, उसको उबाले, और जब वो आधा रह जाए तो उसमें शहद मिलाकर गुनगुना गुनगुना आप पिएंगे, तो ये आपका मोटापे को बहुत तेजी से कम। मेथी का पानी, हल्के गर्म पानी 1 चम्मच मेथी दाना भिगो दे और सुबह नींबू मिलाकर पीने से हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी अच्छा है, हृदय रोगियों के लिए अच्छा है, और मोटापा भी कम कर। मेथी अपने आप में बहुत अच्छी चीज है।
एक होता है पंचामृत। पंचामृत में धनिया, सौंफ, अजवाइन, जीरा और मेथी, 5 चीजें होती है। पंचामृत इसीलिए कहा गया है इसको। धनिया, सौंफ, अजवाइन, जीरा और मेथी, एक एक चम्मच रात में गुनगुने 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह पानी सहित मिक्सी में घुमाएं उसको, और छान कर पीने से वात, पित्त, कफ हमारे संतुलित हो जाते हैं और जो फैट सेल बनती है वो नहीं बनेगी। तो ये बहुत है। जीरा अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। जीरा को रात को भिगो दीजिए, हल्का सा गर्म कीजिए और उसको छान करके सुबह पीजिए। पेट के जितने रोग हैं उनको कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एनर्जी देता है। तो जीरा अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है। इसी प्रकार से जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा रहती है वो रात में अजवाइन 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह उसको गुनगुना करके छान करके पी लीजिए। अजवाइन आपको कभी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। गैस की प्रॉब्लम ही उन लोगों को होती है जिनका गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सिस्टम जो है वो ठीक नहीं होता, फैट सेल जम जाती है, मोटापा हो जाता है। तो गैस कहाँ बनेगी? जहाँ गंदगी होगी। जहाँ गंदगी नहीं है वहां गैस क्यों बनेगी? इसीलिए 50 साल के बाद, 40 साल के बाद गैस बननी शुरू होती है लोगों को, क्योंकि आंतों में मल की परतें जम जाती है। तो हम पंचामृत पे भी हो सकते हैं। अब मोटे लोगों को कैसे कैसे खाना है, क्या क्या खाना है, उसके बारे में भी चर्चा हो जानी चाहिए कि दिन में केवल 2 बार ही भोजन करें। रात्रि भोजन सूर्यास्त से पहले कर दें। सुपाच्य भोजन हो, हल्का भोजन हो। कैसा? पराठे कचौरी नहीं, पतंजलि का भी ले सकते हैं, अपना भी बना सकते हैं। पुष्टाहार दलिया, पुष्टाहार दलिया आता है। ओट्स, ओट्स जो हैं जौ के बने होते हैं ओट्स, आप इनका रात्रि में सेवन कर सकते हैं। कम कार्बोहाइड्रेट वाले रेशेदार भोजन ले सकते हैं। जिनमें कार्बोहाइड्रेट कम हो तो रेशेदार कोई भी भोजन हो उसको ले सकते हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, जौ का दलिया। ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, जौ का दलिए का भी आप इसमें, और इसमें सब्जियां डाल सकते हैं कुछ, तो इसका भी आप रात्रि में प्रयोग कर सकते हैं। चपाती की इच्छा है तो नवरत्न आटा, मोटे अनाजों से बना हुआ नवरत्न आटा मिलता है पतंजलि का, आप अपने घर में बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा गेहूं, चना, मटर, जौ, रागी, अलसी, ये 9 चीजें होती है। इनको आप आटा बनाइए, उसका सेवन करने से पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है और जो है वो हर तरीके से बढ़िया। इसकी 1 या 2 चपाती आप ले सकते हैं। मूंग, मोठ, मसूर, चना, सोयाबीन, तिल को अंकुरित करके भी सेवन कर सकते हैं। मूंग, मोठ, मसूर, चना, सोयाबीन और तिल, इनको आप अंकुरित करिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसमें हल्का सा नींबू डालिए, नमक डालिए और उसका सेवन कर लीजिए। चोकर सहित गेहूं की 1 रोटी, चोकर सहित। हम क्या कर रहे हैं, बाजार से बैग खरीद करके लाते हैं आटे का, उसमें उसका छिलका उतार दिया जाता है। जब गेहूं का आटा तैयार किया जाता है तो छिलका उतार दिया जाता है। अब क्या बचा? वो मैदा बन गई। और मैदा शरीर के लिए 3 सफेद जहर हैं, नमक, मैदा, चीनी। नमक, मैदा और चीनी 3 सफेद जहर हैं, ये किसी को भी नहीं प्रयोग करनी चाहिए। तो बाजार का जो आटा है उसकी जो चपाती है वो तो देखने में बहुत सुंदर लगेगी, और दुनिया में देखो बहनों भाइयों, दुनिया में जो सुंदर है वही खतरनाक। तो सुंदरता से ही बचना है, ऐश्वर्य से ही बचना है, चमक धमक से ही बचना है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्य सापिहितं मुखम तत्वं पूषणो पापनो सत्य धर्माय दृष्टि। जो ये सोने की तरह चमक धमक वाली दुनिया है, इसके नीचे जैसे कालीन के नीचे बहुत गंदगी होती है, तो यही चमक धमक वाली जो दुनिया है यही हानिकारक, यही अविद्या है, यही भटकाव है।
तो मूंग मठो इनका सोयाबीन तिल का सेवन करें। चोकर सहित गेहूं की एक रोटी आप खाएं, चोकर होना चाहिए, उसे छानने की जरूरत नहीं है। छाछ मट्ठे का खूब सेवन करें। दही खाना वर्जित है मोटे लोगों को दही नहीं खाने हैं। चावल खाएंगे तो स्टार्च निकाल करके, मांड निकाल करके खाएंगे। दही और मट्ठा, वो मट्ठा या छाछ जो भी कहें उससे आप, वो सर्वोत्तम है इसमें। तो दही हानिकारक है क्योंकि दही में चिकनाई होती है। एक आता है मैदो हर दलिया। मैदो हर दलिया, मैदो हर, मैदा को हरने वाला दलिया। ये गेहूं, चावल, बाजरा, मूंग, जौ, ये सब बराबर बराबर मात्रा में लें, हल्का उनको भून लें और फिर उनको आधा, यानी कि मिक्सी में थोड़ा चलाएंगे तो मोटा मोटा बन जाएगा दलिए की तरह। उसको आप उबाल करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। गाजर, सेव कद्दूकस करके सुबह नाश्ते में सेवन कर सकते हैं। कच्चे सलाद व कम मीठे फल भी ले सकते हैं। अब हम जो सलाद खाते हैं वो सलाद खाने का तरीका बहुत ही गलत है। सलाद कभी भी, अब हम क्या करते हैं अज्ञानतावश, कि हमने घर में प्याज, खीरा, टमाटर और भी जो भी कुछ है, मूली, गाजर, सब सब इकट्ठा काट दिया, उसके ऊपर नींबू डाला, अच्छा बढ़िया वाला चाट मसाला डाल दिया और उसको स्वादिष्ट बना करके भोजन के साथ सेवन कर। सलाद और फल कभी भी मिक्स नहीं खाने चाहिए। यदि आप खीरा खा रहे हैं तो केवल खीरा खाएं, प्याज खा रहे हैं तो केवल प्याज खाएं, टमाटर खा रहे हैं तो केवल टमाटर खाएं, एक समय में एक सलाद। और वो कब खाना है? भोजन के साथ साथ नहीं, भोजन से पहले। आप ज्यादातर सलाद से पेट भर लीजिए, उसके बाद एक दो चपाती खाइए, जय श्री राम, हो गया। सलाद हम बहुत गलत तरीके से खाते हैं। भोजन से पूर्व सलाद, जैसे सूप पीते हैं भोजन से पहले कुछ लोग, तो इसी प्रकार से सूप पीने से भूख बढ़ती है। तो सलाद खाने से भी भूख बढ़ेगी। तो आप एक समय में एक तरह का सलाद लीजिए और उसे भोजन से 15 मिनट पहले ही खा लीजिए। ठीक है। ऐसे ही जो फल हैं, फलों का सेवन भी हम नाश्ते में कर सकते हैं। फल खाइए या जूस, एक चीज। फल एक तरह का, एक फल, सेब खाना है तो सेब खाइए, नाशपाती खाना है वो खाइए, या अमरूद खाना है, जो भी कुछ है तो वो जरूर खाना चाहिए। वो भी एक ही बार में एक ही फल का प्रयोग करना चाहिए। मीठे और सौम्य फल जितने भी हैं, जैसे चीकू है, आम है, अंगूर है, ये सब जो है कफ बढ़ाते हैं, शरीर में कफ की मात्रा बढ़ाते हैं। अब कुछ लोग पहले ही कफ के रोगी हैं। क्या पहचान होती है कफ के रोगी की? आयुर्वेद में बताया हुआ। ये पुरुष लोग जो होते हैं ना, ये ज्यादातर कफ के रोगी होते हैं। महिलाएं वात की रोगी होती है। जो कफ का रोगी होता है, उसे मान लिया पत्नी ने काम बताया कोई कि ये जरा सिलेंडर गैस का उठा के यहाँ से वहां रख दो। हाँ, रख देंगे। थोड़ी देर बाद फिर कहा उसने कि जरा अभी तक नहीं रखा आपने, हो जाएगा, ऐसी क्या जल्दी है। मतलब काम को टालते रहते हैं, आलस्य में रहते हैं, पड़े रहते हैं। और महिला होती है वात की रोगी। वात का रोगी में बहुत चंचलता होती है, स्फूर्ति होती है। वो क्या होगा कि अगर आपने 2 बार कहने पर नहीं रखा तो तीसरी बार खुद ही उठा के चल देंगे उसको। तो ये चंचलता वात के रोगी है। तो ये जो मीठे फल है, कौन कौन से बताए मैंने? आम, चीकू, अंगूर, इस तरह के जो ज्यादा मीठे फल होते हैं, ये सब कफ का रोग है। केला, आम, चीकू, अंगूर और खरबूज भी, लेकिन खरबूज इतना नहीं है। सेब, अनार, अमरूद, जामुन, संतरा, मौसमी व खट्टे फल लाभदायक है। सेब, अनार, अमरूद, जामुन, संतरा, मौसमी, खट्टे फल लाभदायक है। ककड़ी, खीरा, टमाटर, पालक, बीन्स आदि सभी हरी सब्जियां खाएं। आलू चावल उबालकर पानी उसका निकाल दें। आलू को प्रयोग करना चाहिए उबाल करके उसके पानी को हटा दें तो स्टार्च निकल जाएगी, फिर उतना हानिकारक।
मूंग, मसूर, सोयाबीन, चने का सूप, लौकी, तोरी, परवल, टिंडा, बीन्स का सूप आप प्रयोग करें। और रात्रि में तो देखिए सही बात यह है, फलों का या सब्जियों का सूप ही पीना चाहिए। हम अनावश्यक, भारत में ये ट्रेंड है कि भूख हो या ना हो, 3 समय भोजन करने की परंपरा से है। भूख लगे या ना लगे, तीसरा रात हो गई भोजन करना, दोपहर हो गई भोजन करना। भोजन का तरीका ये नहीं है। भोजन तब करना चाहिए जब जठर अग्नि प्रज्वलित हो और आपका दायां स्वर चल रहा हो। स्वर विज्ञान हालांकि आपको पढ़ाया नहीं गया। दायां स्वर, राइट नोस्टल, जब भी आपको भूख लगेगी तो आप देखिए आपका राइट नोस्टल उस समय चल रहा होगा, लेफ्ट बंद होगा। तो भोजन करने से पहले एक बार चेक करिए कि आपका राइट नोस्टल चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा तो टाल दीजिए भोजन। राइट नोस्टल चल रहा है, भूख लगी है तो भोजन करिए, क्योंकि राइट नोस्टल होता है गर्म, पिंगला नाड़ी होती है, ये पाचन को बहुत तेजी से कर देती है। तो राइट नोस्टल जब चल रहा हो, गर्म स्वर चल रहा हो, तभी भोजन करना चाहिए। तो ये मैंने बताया आपको। सभी सब्जियां, सूप आदि कम से कम मात्रा में, इनमें घी, तेल, मसाले, हमारी बहनें तो सूप भी ऐसा बनाएंगे कि उसको छोंक देंगे। घी, तेल, मसाले नहीं उसमें होने चाहिए। सूखे मेवा, काजू वर्जित हैं। मुनक्का, किशमिश नहीं खाने हैं मोटे लोगों को। 5 बादाम, अखरोट, पिस्ता आप खा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने मोटे लोगों के खाने पीने के बारे में बताया। औषधियां, इनके लिए औषधियों का बड़ा महत्व है, क्योंकि ये औषधियों से ही कम करना चाहती है मोटापा। सर्प कल्पवात, नंबर 1 लिखिए, सर्प कल्पवात 200 ग्राम। कायाकल्प 200 ग्राम, ये पाउच मिलते हैं पतंजलि की दुकान पे। ये पाउच हैं 200, 200, 250 ग्राम के। सर्पकल्पवात 200 ग्राम, कायाकल्पवात 200 ग्राम, त्रिफला चूर्ण 100 ग्राम। इन सभी औषधियों को मिला लें। ये जो है इनको मिला लें और मिला करके 400 ml, 1 चम्मच 400 मिलीलीटर पानी में इनको पकाएं। जब ये 1/4 यानी कि 100 ml रह जाए तो छानकर सुबह शाम इसको खाली पेट आप पी सकते हैं। कितना पीना है? 20 ml, 20 मिलीलीटर, 2 चम्मच, 3 चम्मच इसको पिएंगे तो सर्वकाल क्या है, ये आपके तो लीवर की बीमारियों को ठीक करता है, SGPT, SGO2 सभी को ठीक कर देगा। आपके पाचन को बहुत तेजी से ठीक करता है। आपको भूख लगेगी, जठर अग्नि प्रदीप्त होगी, तो सर्वकल्पात है। कायाकल्पात, कायाकल्पात तो आपकी कई रोगों में काम आता है, तो इसको भी लिया जाता है। त्रिफला चूर्ण भी डाइजेशन के लिए है। तो इन तीनों को मिला करके 200 ग्राम, 200 ग्राम, त्रिफला 100 ग्राम, इनको लेकर के 400 ml पानी में उबालें। जब वो 100 ग्राम रह जाए तो सुबह शाम इसको थोड़ा थोड़ा करके पी। फिर आती है बाजार में मैदो हरवटी। मैदो हरवटी पतंजलि के यहाँ मिल जाएगी। मैदा यानी कि मेद को हरने वाली 2-2 गोली सुबह शाम आप इसकी ले सकते हैं। भोजन से 1 घंटा पहले गुनगुने पानी से लेना है। सुबह नाश्ते से पहले 1 घंटा पहले और शाम को भोजन से पहले 2-2 गोली गर्म पानी से। ठीक है। त्रिफला गुग्गल और आरोग्य वर्धनी वटी, त्रिफला गुग्गल और आरोग्य वर्धनी वटी 2-2 गोली प्रातः साय भोजन से आधा घंटे पहले गुनगुने जल से लें। ये भी मोटापा कम करती है। गोधन अर्क और घृत कुमारी स्वरस, गोधन अर्क अर्थात गोमूत्र, ये 48 रोगों में काम करता है। मोटापे को बहुत तेजी से कम करता है। माइग्रेन की बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। इसमें अनेक स्किन रोग ठीक कर देता है। यहाँ तक कि कैंसर के रोगियों को भी गोधन अर्क दिया जाता है। तो गोधन अर्क अपने आप में एक अद्भुत औषधि है। घृत कुमारी, ये जो आपके घर में क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, एलोवेरा। तो घृत कुमारी, इन दोनों को आप मिला करके पी सकते हैं। 20-20 ml प्रातः साय खाली पेट गुनगुने जल से आप इसको पिएंगे तो ये जो है आपका मोटापे को भी कम करेगा और अन्य कई बीमारियों में भी काम आएगा। ठीक है, ये सब चीजें आप नोट कर लेना। मैं आपको एक चार्ट भेजूंगा आज,
एक सप्ताह का आपकी कक्षा में बहुत सारे मोटे लोग भाई बहन आएंगे, मोटे मोटी दोनों आएंगे, तो उनको कैसे, क्या उनका एक सप्ताह का डाइट चार्ट क्या रहेगा। होता क्या है कि वो क्लास में आते हैं, आपसे पूछेंगे, आप उन्हें बताएंगे, वहां पे खूब मेहनत भी करवाओगे आप उनसे, घर जाके फिर वो समोसे और पराठे खाएंगे। तो फिर उनको कहो कि भैया तुम्हारा कोई इलाज हमारे पास नहीं है। मोटापे में योगासन कौन से कराए जाते हैं, धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे, अगर नहीं तो उनका ये पहले दिन करके अगले दिन आएंगे नहीं, थक जाएंगे। योगिंग जोगिंग और सूर्य नमस्कार, जब वो हफ्ता 10 दिन में थोड़ा सा व्यायाम करने योग्य हो जाए, आसन करने योग्य हो जाए, तब उनको कराना है योगिंग जोगिंग सूर्य नमस्कार। प्रत्येक आसन योगिंग जोगिंग का और सूर्य नमस्कार का 20-20 बार। योगिंग जोगिंग पहले 1-1 2-2 से शुरू करिए, 3-3 से शुरू करिए, तो 5 करिए, 10 करिए, फिर 20 कर दीजिए। और सूर्य नमस्कार 1 मिनट में 6 हो सकते हैं, वो 4 भी कर पाएंगे, कुछ 3 कर पाएंगे। लगाए रखिए उनको 10 मिनट तक, 30 40 50 सूर्य नमस्कार कराइए। तो एक तो ये होता है। फिर योगासन कौन से है वो, तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन जब हम करते हैं तो हमारे जो साइड्स के मसल्स हैं ये कम होते हैं। तिर्यक ताड़ासन। त्रिकोणासन, त्रिकोणासन, ठीक है। त्रिकोणासन में भी हम ऐसे जाते हैं, ये भी हमारे साइड के कंधों के मसल्स को कम करते हैं। कोणासन, पाद हस्त आसन, पादों पैरों, पाद हस्त आसन। स्थित कोणासन, चक्की आसन, पैर खोलकर करना है, क्योंकि बाएं पैर के अंगूठे से जाएंगे, दाएं पैर के अंगूठे के जाएंगे, फिर घुटनों के पीछे आएंगे, कोहनी नहीं मुड़ेगी। तो ये भी इसमें चक्की आसन बहुत लाभ देता है। ललना और बटरफ्लाई, ललना आसन, ललना आसन आता है, हाँ, बच्चे की तरह। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे साइन करते हैं ना कागज पे, वही वही नहीं, पूरा लेफ्ट, पूरा राइट, पूरा लेफ्ट, पूरा राइट। ललना आसन बहुत, बटरफ्लाई बहुत बढ़िया आसन है। एक तो जिन लोगों के हाथ पैरों के पंजों तक नहीं जाते हैं, उनके बटरफ्लाई उनके लिए बहुत लाभदायक है। जिनका पद्मासन नहीं लगता उनके लिए बहुत लाभदायक है बटरफ्लाई। महिलाओं में ये जो है क्या होता है, बुजुर्गों में 40 साल की 50 साल की उम्र के बाद पेशाब को रोकने की क्षमता कम हो जाती है। जरा सा प्रेशर आएगा तो एकदम तुरंत जाना पड़ता है, वरना तो कपड़े खराब होगा। तो बटरफ्लाई करने से ये भी बीमारी ठीक हो जाती है। इसके अतिरिक्त प्रोस्टेट, पुरुषों में, बुजुर्ग लोगों में प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं, बंद लग जाता है कई बार। तो अगर हम बटरफ्लाई लगातार करेंगे तो प्रोस्टेट नहीं बढ़ेंगे, और बढ़े हैं तो ठीक हो जाएंगे। यूट्रस में गांठे महिलाओं में बहुत बीमारियां, इसका कारण कुछ नहीं है। क्या कारण है इसका, आज जिसे देखो यूट्रस का ऑपरेशन होगा। यूट्रस का ऑपरेशन होते ही हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। और उसका कारण ये है कि आज सिजेरियन डिलीवरी हो रही है। जब वॉम्ब की लेयर के ऊपर चिमटा और ये जो चाकू और ये चलते हैं, तो कहीं ना कहीं लगते हैं, और वहीं से फिर गांठें बन जाती हैं। जिनको नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती। नॉर्मल डिलीवरीज किन की होंगी, जो परिश्रम करते हैं, जो घूमते हैं। आजकल क्या है, प्रेगनेंसी हुई नहीं, बस घर वालों ने उसे महारानी बना के स्टेज पे सजा दिया, अब हिलना ही मत। ये गलत है। पूरे 9 के 9 महीने आप पूरा परिश्रम कर सकती हैं, पूरा काम कर सकती हैं। बस ध्यान ये रखना है, आगे नहीं झुकना है, ऐसे वजन नहीं उठाना है, लेकिन मोमेंट में कमी नहीं होनी चाहिए, मोमेंट पूरा पूरा रखना चाहिए। और आपको आयुर्वेद में बताया गया होगा आपा मार्ग की जड़, जिनको चेकअप कराते समय ये हो कि नॉर्मल बच्चा है, उसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ है, उल्टा सीधा नहीं है, सब कुछ अगर नॉर्मल है, तो फिर सिजेरियन नहीं कराना है। फिर हमें लेबर पेन होने पर आप 5 मिनट 10 मिनट
अपामार की जड़ नाभि पर रख दीजिए, इससे ज्यादा रखनी भी नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी हो। तो ये मैंने बताया पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन भी मोटापे में बहुत कम है। सियाटिका रोग में पश्चिमोत्तान आसन बहुत लाभ देता है। सियाटिका में भुजंगासन, 2 स्टेज है भुजंगासन, शलभासन, अर्धहलासन, ये सब 5-5, 10-10 बार। पाद व्रत आसन, पैरों की जंघाओं पर बहुत मसल्स होते हैं। बहुत से लोगों के तो इतने मोटे मोटे जंघाएं हो जाती है कि आपस में रगड़ खाने लगती है, स्किन रेड हो जाती है। तो पाद व्रत आसन ये, और साइकिलिंग, इससे करने से हमारे जो कटी भाग के मसल्स हैं वो कम होते हैं, जंघाओं के मसल्स कम होते हैं। द्विचक्रिका आसन, द्विचक्रिका वही हो गया। मरकटासन के 3-3, 4-4 अभ्यास इसके भी करने चाहिए। शवासन, अंत में शवासन तो बहुत गजब की चीज है। किसी दिन पूरा लेक्चर मैं शवासन पर दूंगा, तो आप अपने शरीर से बाहर निकलना सीख जाएंगे। शरीर को घर में छोड़ गए, ताला लगवा दिया घर वालों से, और बाहर अपना मॉल में जाके देखा है कौन कौन घूम रहा है वहां पे। तो शवासन इतनी बढ़िया चीज है। तो ये 14 आसन मोटापे के हैं, 14 आसन मोटे लोगों के लिए है। मधुमेह वालों में क्या करना है, इसी में 2-3 आसन जोड़ देने। ये 14 तो है ही। मंडूकासन कपालभाति के साथ, मंडूकासन कपालभाति के साथ। वक्रासन, गोमुखासन, अर्धमतेश इंद्रासन, ये बैठने वाले हैं ना। वक्रासन, गोमुखासन, अर्धमतेश इंद्रासन, ये हो गए। उत्तान पादासन, उत्तान पादासन लेट करके 45 डिग्री पर, ज्यादा नहीं, बहुत लोग ऊपर उठा देते, 45 डिग्री पर, जहां नाभि पर अधिकतम दबाव आए वहीं रोक दीजिए पैरों, और जब तक मरणासन ना हो जाए बिल्कुल तब तक रोक के रखिए। तो ये उत्तान, हस्तपाद उत्तान आसन, इसी का दूसरा स्टेज है कि अब आप अपने पैरों को भी उठाएंगे, कमर को भी उठाएंगे, हाथ आगे रखेंगे जंघाओं के ऊपर, टच नहीं होंगे जंघाओं से, ऊपर उठेंगे। तो ये आपका हस्त उत्तान पाद आसन, ये डायबिटीज वालों के लिए ऐड हो जाते हैं। प्राणायाम में सारे प्राणायाम करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायबिटीज वालों को कपालभाति, मोटापे वाले को कपालभाति के एक स्ट्रोक में 1 ग्राम वजन कम होता है। आप नाप के बैठिए किसी दिन तोल के, और 15 मिनट कपालभाति के बाद तो आप देखिए, तो आपका कम से कम आधा किलो 600 ग्राम वजन कम हो जाएगा। लेकिन अभी तो कपालभाति किया और उसके बाद तुरंत हमने फिर चाय पी और फिर समोसे पराठे खाए, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हमें करना है। नाश्ते में क्या ले सकते हैं मोटे लोग, 1 मिनट बैटरी। मोटे लोगों के लिए नाश्ते में बहुत सारी चीजें हैं। नींबू शहद पानी, नींबू मेथी पानी, ये सुबह सुबह लेना है। नाश्ते में आप खाइए ओट्स, पोहा, उपमा, मैदोहर दलिया। फल में आप पपीता ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, मौसमी, अमरूद, अनार, ये तरबूज ले सकते हैं। ये मीठे फल ज्यादा, केला, आम, केला, चीकू, अंगूर, ये नहीं लेने हैं, ठीक है। दोपहर के भोजन ऋतु अनुकूल हरी सब्जियां, उबली हुई, कम तेल और कम नमक वाली, तेल ना भरे उसमें, कम तेल और कम नमक वाली उबली हुई जो है हरी सब्जियां कोई भी खा सकते हैं। इनके साथ नवरत्न आटे की चपाती ले सकते हैं, सब्जी फल का सूप ले सकते हैं, उबला हुआ चावल मान निकाल करके जो है चावल उबला हुआ थोड़ा सा ले सकते हैं, और छाछ आप इसके साथ ले सकते हैं। दोपहर का पूरा भोजन हो गया। रात्रि में कुछ बहनों भाइयों को चाय का शौक होता है, तो पतंजलि की भी आती है और शांति कुंज की आती है, हमारी आती है दिव्य पेय के नाम से।
और उनकी नाम मुझे नहीं मालूम, दोनों को मिक्स करके बहुत अच्छा स्वाद बनता है। दिव्य पे ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। रात्रि भोजन सुपाच्य लेना है, उसमें दलिया, खिचड़ी और सूप या केवल हल्दी डालकर गाय का दूध पीकर सो जाइए। जय श्री राम हो गया। मीठा, तेज, सादा, नमक, मैदा, चीनी, घी, तेल, चटपटा, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, आलू, आम, केला, खजूर, ये वर्जित है, इनको नहीं लेना है। ये आपके मोटापे के पूरा वो बता दिया मैंने। आपको चार्ट भेज रहा हूं मैं, जिसमें पूरा आपको 7 दिन तक मोटे रोगी का कैसे उनका आहार रखना है, सुबह दोपहर शाम, पूरा का 7 दिन का है। उसको आप रिपीट कर सकते हैं, तो उससे मोटापे के कम हो जाएंगे। मोटे लोग अश्वगंधा का पौधा घर में लगाइए। आप लोग एक बार लगा देंगे तो फिर वो अपने आप ही उगते रहते हैं। अश्वगंधे के पौधे के 3 पत्तियां सुबह उनको मसलिए, पानी के साथ गटक लीजिए, तो अश्वगंधा का पत्ता भी मोटापे में काम आता है। ठीक है, ये हो गया आपका मोटापा के कारण और निवारण। ये तीनों बीमारियां, ब्लड प्रेशर, मधुमेह और मोटापा, तीनों एक दूसरे से जुड़ी। यदि आपने मोटापे नियंत्रण की जितनी चीजें बनाई हैं ये कर ली, तो मधुमेह भी नहीं होगा तो ठीक हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। तो तीनों रोग एक साथ जुड़े हुए हैं। रोग तो बहुत है, बताने को तो मैं आपको बता सकता हूँ। ब्लड प्रेशर का पूरा विज्ञान है, आपको बताया भी होगा उसमें, शरीर क्रिया विज्ञान में। उसके अतिरिक्त सियाटिका है, सियाटिका बहुत खतरनाक रोग है। योग करते रहोगे सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, तो आज आपका ये कोर्स समाप्त घोषित किया जाता है, और अब आपको एक शपथ ग्रहण करनी है। करेंगे? क्यों भाई? जी सर। शपथ ये है, देखो, जो कर सके वही शपथ लेना, जो नहीं कर सके उनको नहीं, क्योंकि गुरु आज्ञा का अवहेलना और शास्त्रों की अवहेलना ये फिर आपके पुण्याश्य को कम कर देगा, पापाश्य में आ जाएगा। चलिए, मैं बोलता रहूंगा, आप एक बार कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, ओंकार का जप करेंगे, प्रभु को स्मरण करते हुए श्वास भरें। पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे। मैं, अपना नाम लीजिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य जी महाराज, समस्त ऋषि महर्षि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि एवं सात्विक आत्माओं की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करता हूं कि मैं योग को जीवन का अनिवार्य अंग बनाऊंगा, वह अन्यों को भी योग से जुड़ने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं नियमित स्वाध्याय व ध्यान करूंगा। मैं भाषा की समृद्धता का हमेशा ध्यान रखूंगा। हिंदी के प्रचार प्रसार को प्रयासरत रहूंगा। जीवन में योग के अनुशासन को अपनाऊंगा। मैं ईश्वर की उपस्थिति, गुरु की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करता हूं
कि प्रतिदिन एक निष्काम कार्य अवश्य करूंगा जिसमें मेरा कोई स्वार्थ ना हो। संसार के भोग ऐश्वर्यों का आलंबन अर्थात सहारा नहीं लूंगा, इनको अनासक्त भाव से ग्रहण करूंगा। मैं दैनिक आध्यात्म संबंधी जैसे गीता, दर्शन, उपनिषद, संहिता आदि शास्त्रों का अध्ययन करने का प्रयास करूंगा। मैं 4 अगस्त को कम से कम एक छायादार या फलदार वृक्ष का रोपण करूंगा, जिसकी फोटो खींच करके मैं ग्रुप में डालूंगा। वट सावित्री व्रत मनाने हेतु वट वृक्ष की टहनी नहीं तोड़ूंगा, अपितु वट वृक्ष का रोपण कर उसका पूजन करूंगा एवं एक निशुल्क योग कक्षा की स्थापना करूंगा। मैंने गुरु व ऋषि महर्षियों की पवित्र आत्माओं के समक्ष ये शपथ ग्रहण की है, मैं इसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा। ओम। आप लोगों ने किसने शपथ ली है, किसने नहीं ली, मुझे नहीं मालूम। 4 अगस्त को जड़ी बूटी दिवस होता है, आचार्य श्री बालकृष्ण जी का जन्म दिवस है। उस दिन सभी से अपेक्षा कर सकता हूं मैं कि आप लोग एक एक छायादार वृक्ष या फलदार वृक्ष, छायादार में पीपल हो सकता है, बड़ हो सकता है, पिलखन हो सकती है, नीम हो सकता है, शीशम हो सकता है, बहुत सारे होते हैं। ऐसे फलदार में भी एक वृक्ष का आप इस दिन रोपण करेंगे, उसका फोटो खींच करके ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए वृक्ष धरा के वस्त्र हैं, और यदि वृक्ष नहीं होंगे तो जीवन संकट में पड़ जाएगा। आज प्राकृतिक आपदाएं आप देख रहे हैं, पहले कभी देखा था ऐसा बाढ़, भूकंप, वर्षा और ओलावृष्टि और ये जो है बादलों का फटना और ये सब? तो ये सब इसीलिए हो रहा है कि हमने पहाड़ों को नंगा कर दिया है, गर्मी बढ़ी है। ज्यादा नहीं, अगर समुद्र का लेवल मात्र 2 से 3 फुट उठ गया ऊपर, तो आपके जितने समुद्र के निकट के शहर हैं सब डूब जाएंगे। तो हमें वृक्षारोपण का ध्यान रखना ही चाहिए। दूसरा, रक्तदान। रक्तदान युवाओं को अवश्य करना चाहिए जो निरोगी है और पूर्ण। रक्तदान करने से नया ब्लड बनता है, पुराने ब्लड निकल जाता है, नया बनता है जो ज्यादा ऊर्जावान होता है, जिसमें अधिक ऊर्जा होती है, अधिक शक्तिशाली होता है। तो रक्तदान, देहदान, नेत्रदान, जीवन में इस तरह के शुभ कार्य ये पुण्याश्य को बढ़ाने वाले होते हैं। सेवा अवश्य करनी है, सेवा से पुण्याश्य बढ़ता है। मैंने आपको बताया कि पुण्याश्य पापाश्य का खाता है। पुण्याश्य हमेशा ही उन्नत रहना चाहिए, अगर ये बराबर बराबर आ गए तो आपको जीवन में दुर्गतियों का सामना करना पड़ेगा। तो पुण्याश्य हमारा उन्नत रहे तो उसके लिए हमें सेवा, सहयोग, परोपकार, क्षमा, दया, दान, सात्विक कार्य करने ही होंगे। तो ये छोटी छोटी बातें पूरे सत्र में आपको बताई जाती रही हैं, और मैं अपेक्षा करता हूं कि थोड़ा बहुत तो परिवर्तन आप में आया ही होगा, और आप में नहीं आया तो आप अपने बच्चों को तो कम से कम प्रेरित करेंगे ही। ये नस्ल परिवर्तन का काम है, बीजारोपण आप लोगों के रूप में किया जा रहा है। ईश्वर ने आपका चयन किया है, तो ईश्वर जो भी कुछ करता है वो अच्छा ही करता है। तो आपका चयन उसने इस कार्य के लिया, तो कोई कार्य आपसे बड़ा कार्य वो लेना चाहता है। तो इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आज का ये सत्र भी और ये प्रशिक्षण कोर्स भी समाप्त घोषित किया जाता है, और आप अपना ग्रुप बना करके प्रतिदिन उसमें करिए। कोई भी समस्या हो आप सीधे फोन भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी डाल के पूछ सकते हैं। कोई प्रश्नों की समझ ना आ रहा हो, कोई विषय समझ ना आ रहा हो, तो संबंधित आचार्य को आप सीधे सीधे बात कर सकते, ठीक है। हाँ, आज कोर्स खत्म हो गया। आप लोग, क्योंकि आप हैं ही कम लोग, वैसे तो कम से कम
एक फीडबैक सभी से चाहता हूं मैं कि आप पूरे प्रशिक्षण में कैसा रहा, कैसा लगा आपको, कैसी प्रतिक्रियाएं, क्योंकि यही प्रतिक्रियाएं अन्य लोगों को प्रेरित करती हैं, तो आप अवश्य डालेंगे फीडबैक को। आप लोग बचता नहीं, क्यों बचते हैं फीडबैक से, क्या कारण है? फीडबैक डालना चाहिए, इसे ऊपर तक लोग देखते हैं। तो इस पूरे प्रशिक्षण के विषय पर एक दो लाइन का फीडबैक अवश्य डालें। चलिए अब शांति पाठ हमारे जो सबसे सीनियर मोस्ट है किशन सिंह जी वो कराएंगे। गुरुजी हाँ जी, गुरुजी, मैंने आप सबके लिए कुछ लिखा है। सुना दो। सभी गुरुजी को मेरा सादर प्रणाम। चाहिए उसी में आप लिखना ना, फीडबैक में। नहीं गुरुजी, मैं सभी आपको एक बार सुनाना यहाँ तो चाहती हूँ मैं, गुरुजी। यहाँ मैं सुनूंगा, वहाँ अन्य मैं वहां पे आचार्यगण भी भी सुनेंगे। गुरुजी, मैं वहां पे भी लिख दूंगी। हाँ। हाँ जी। आप सब ज्ञान का भंडार हो, बुद्धि सहजता भर दे जो जीवन में, वो अद्भुत चमत्कार हो। हमारे जैसे विद्यार्थी का जीवन सफल बनाने के लिए हमारे लिए एक अवतार हो, जो आपसे शुरू होकर आप ही पे खत्म हो। वो ज्ञान की लंबी कतार हो। ऐसे ही जीवन संवारते रहो आप सबका उम्र भर। आप सब गुरुजनों पर प्रभु की कृपा अपार हो। सह धन्यवाद। बहुत सुंदर, आप तो कवित्री भी बन गई है। बहुत अच्छा है, ऐ बहुत खुदा न बख्श, अच्छा है। ऐ खुदा न बख्श उन पर्वतों से बुलंदियां मुझको। ऐ खुदा न बख्श उन पर्वतों से बुलंदियां मुझको, आते नहीं है फल जिनके दरख्तों पर। मुझे इतनी ऊंचाइयां न दे प्रभु कि जहां से मुझे मनुष्य छोटे दिखाई देने लगे, जीव जंतु छोटे छोटे दिखाई देने लगे, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जाकर के वृक्षों पर भी फल नहीं आते। कभी भी इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए। सबका विकल्प ईश्वर ने दिया हुआ है। सब शक्ति, कोई अपने को शक्तिशाली माने तो उससे शक्तिशाली लोग हैं, कोई बुद्धिमान माने तो उससे ज्यादा बुद्धिमान है, और तीसरा है धन बल। अगर कोई धनपति अपने मान को माने तो उससे भी ज्यादा धनपति है। तो इसलिए अहंकार करने का कोई कारण ही नहीं बनता। तो प्रतिभा जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इतना अच्छा सोचा हम लोगों के लिए। बहुत लेकिन अच्छा। हम उदासीन लोग हैं, सर एक ना ही क्वेश्चन था अवतार मेरा। है, ना ही प्रभा। जी कुछ कह रहे थे किशन जी? सर मैं बहुत अच्छा लिखा था, बहुत अच्छा बोला। बहुत सर सुंदर। मैं सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। सर आपने एक दिन कहा था कि शादी नहीं करनी चाहिए, तो इस पे सर आपका क्या, मैं जानना चाहूंगा। सर मेरी उम्र 28 साल देखिए है। देखिए, हम विवाह करते क्यों हैं, प्रश्न तो ये है। यदि वंश की वृद्धि करने के लिए करते हैं तो हम राजा महाराजा नहीं है, कोई ऋषि मुनि भी नहीं है, एक साधारण मानव है। तो हमारा वंश नहीं चलेगा, भाई चला लेगा, कोई और चला लेगा। तो वंश की वृद्धि कोई बड़ा कारण नहीं है। और फिर हम तो इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, हमारा इस दुनिया से क्या रिश्ता नाता रह जाएगा। ये भाई बहन माता पिता फिर दोबारा मिलने नहीं है, नए वाले मिलेंगे सब। तो इसलिए बंधन कारण है, विवाह बंधन कारणी है। या यद्यपि कर्म भी बंधन कारणी है, लेकिन विवाह और भी अधिक बंधन में डालने वाला है। यदि हमको बहुत आगे जाना है तो इस बंधन से बचना होगा ब्रह्मचर्य के पालन के साथ। तो जीवन में कोई, देखिए, संकल्प विहीन जीवन मृत्यु के समान है, और मृत्यु जीवन का संकल्प है। यदि हमारा संकल्प बड़ा है तो फिर बाधकता तो नहीं होनी चाहिए। संकल्प के अनुसार हमने संकल्प तो कर लिया कि हमें विश्व विजेता बनना है, और हमारे पैरों में जंजीरें पड़ी हुई हैं, तो नहीं कर पाएंगे। तो अनिवार्य तो मैंने किसी के लिए नहीं कहा कि कोई शादी ना करे, क्योंकि शादी तो एक ऐसा, लेकिन जिन जिन लोगों ने शादी कर रखी है मेरे भाई राहुल, पहले उनसे उनके हाल पूछ लो।
ठीक है सर, ओके सर, मैं फीडबैक लूंगा लोगों का। क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं जहाँ नोकझोंक न होती हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिनके विचार बिल्कुल एक जैसे हों, क्योंकि आत्मा पे पड़ा हुआ जो पर्दा है वो किसी की मोटाई कम है, किसी की ज्यादा है, किसी का रेशम का पर्दा है, किसी का सूती पर्दा है। तो विचारों में भिन्नता तो होनी अनिवार्य है। जहाँ विचारों में भिन्नता होगी वहां थोड़ी नोकझोंक भी होगी, कई बार नोकझोंक ज्यादा हो जाती है, कई बार कम रहती है। और जब वो एक पुरुष और एक महिला में जंग होती है तो हारता पुरुष ही है, कभी भी पुरुष जीत नहीं सकता। तो ये भी निश्चित है। चलिए, ये व्यक्तिगत बातें हैं जिस सर आपने। सर 2 शब्द मेरे तरफ से भी। जी, वैसे तो सभी जानते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलती है। आपके प्रति जो आभार और मैं सम्मान व्यक्त करना चाहती हूँ आप सभी गुरुओं के प्रति, जिन्होंने हमें कुछ सीखने के लिए और बहुत प्रेम पैदा किया, मतलब। और मैं सराहना करती हूँ आप सब गुरुओं की। आप लोगों ने जो हमें ये बुद्धि और जो शिक्षा और जो ज्ञान आप लोगों ने दिया वो रियली, मतलब वास्तव में वो सराहनीय है और प्रशंसनीय है। मैं आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ओम। धन्यवाद बहन, धन्यवाद। बस हमारा ज्ञान और ये तो तभी है जब आप लोग आगे बढ़े, जी। आपके नाम से हमें जाना जाए। ये रूपम सर जी की दुनिया। मैंने संस्कृत से पोस्ट ग्रेजुएट किया है। आज मैं आपको बता दूं मेरा सब्जेक्ट ही था योग दर्शन पतंजलि का। देखिए, तो जिन लोगों ने संस्कृत जिन्होंने सीखी है उन पर भगवान की असीम कृपा है। बिना संस्कृत को जाने जाने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। नहीं सकता, सही है। संस्कृत ही वो लेकिन आज व्यक्ति संस्कृत सीख रहे हैं इस तत्व ज्ञान को, गीता को समझने के लिए। गीता हाँ को समझने के लिए संस्कृत सीख रहे हैं लोग, हाँ क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं है। हम तो बहुत, आप तो बहुत हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी में आदि संस्कृति है, और यहाँ पर आपके पास सारा ज्ञान है। दुनिया आपकी संस्कृति को अपनाने को तैयार बैठी है, लेकिन आप खुद तो अपनाएं पहले। हम खुद, अगर हम दुनिया की अपनाने को तैयार बैठे। आजादी से पहले इस देश में संस्कृति और हर व्यक्ति के परंपराएं और संस्कृति में बंधा हुआ था। महिलाएं सुसज्जित रहती थी, अर्थात ये जो ये छोटे छोटे वस्त्र और ये सब जो बाल खोल करके रहना, ये सब नहीं था। पुरुष एक मर्यादा में रहते थे। आज सब कुछ बिगड़ गया है। इसको पुनर्स्थापना की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। हमारा देश है, हमारी संस्कृति है, इसको हमें पूरी दुनिया में फैलाना है। लोग अपने धर्म को फैला रहे हैं, ऐसे कैसे तरीके अपना करके फैला रहे हैं, आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं। तो और वो केवल उनका धर्म है। और हम देखिए, धर्म और पंथ में मैंने आपको अंतर बताया। धर्म मस्तिष्क को खोलता है, इंद्रियों पर अंकुश लगाता है, और जो ये पंथ हैं ये मस्तिष्क को कुंद कर देते हैं कि जो गुरु ने बता दिया बस वही करना है, और इंद्रियों को खुला छोड़ दिया, चाहे 5 दर्जन बच्चे पैदा कर। ये अंतर है। धर्म मस्तिष्क पर कुंद नहीं करता। वो कहता है कि धर्म को जान, ईश्वर को जान, मुझे जान, पहचान अपने को जान, और जितेंद्रिय बनाने की बात करता है। लेकिन कोई भी पंथ, आप उसके गुरु के खिलाफ एक शब्द भी लिख देंगे तो फतवा जारी हो जाएगा। ये पंथ है। चलिए, हाँ, सभी साधक सुनते ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। ओम द्यो शांतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति
प्रोषधिया शांति वनस्पत्या शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। हाँ, प्रातः की कक्षा यथावत चलेगी, परीक्षा तक उसी कक्षा में जाना है, वहीं सीखना है। और उनको बोलिएगा, अब मैं बोल दूंगा उनको कि वो आप ही लोगों से करा के देखें, ठीक है। प्रातः की कक्षा में कोई परिवर्तन नहीं है, सायकालीन कक्षा स्थगित की जाती है। अगले बैच की सूचना जैसे भी होगी ग्रुप में मिल जाएगा। तो गुरुजी अगर आपकी जरूरत पड़े तो आप आ जाना कभी जी। अगर आपकी जरूरत पड़े तो फिर मेरी जरूरत हो तो मेरा अपहरण करके मंगा लीजिएगा। वो सबसे बढ़िया गुरुजी मेरे लिए तो। गुरुजी एक बात बताइए, ये जो चार्ट भेजा था आपने वो कौन से ग्रुप पे भेजा था? कौन सा चार्ट? आप कहते ना कि मैंने आज वो चार्ट भेजा था, तो हम आज अभी भेजेंगे नहीं, आज एक और चार्ट भेजा मेरा था ना आज। मेरे पास है, अभी भेजना है मुझे। नहीं, कौन से ग्रुप पे? इस पे भेजूंगा जो आपका ग्रुप है 21। नहीं, लेकिन हमारा ये आगरे वाला ग्रुप अलग है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन ये वाली नहीं होती है। आगरा में सर आने के लिए कोई नहीं, सब ऐड है इसमें, आगरा वाले भी ऐड है इसमें या नहीं है? नहीं सर, और जो पीडीएफ आपने भेजा वो तो आए हैं, उसके बाद कुछ नहीं आया अभी तक। हाँ, पीडीएफ जो आपने भेजा वो तो आ गया, उसके बाद हमारे पास कोई सिलेबस आपका नहीं आया। नहीं तो पीडीएफ भी कहे में आगरे वालों का अलग ग्रुप बना हुआ है जी, या इसी में ऐड है? आगरे वालों का अलग ग्रुप है वो। चलो मैं देख लेता हूँ कैसे है, जो भी कुछ है उसमें भेज देंगे। हाँ जी, जो ये सूचना मेरी जो हो जानकारी वो तो हमें ये थी। हाँ, मुझे जानकारी ये थी कि इसी ग्रुप में ऐड है आगरे वाले। नहीं, उनसे कहा था कि हमें ऐड कर लो, लेकिन इस ग्रुप में सिर्फ 29 लोग ही हैं और नीरा जी लोग नहीं है इस ग्रुप में, मैंने अभी चेक किया है। वही हाँ, तो उसके बाद हमारे जी 19 तो ऑनलाइन वाले हैं, इसमें आगरा वाले अलग हैं ऑफलाइन वाले, तो मैं उनको अलग से भेज देता हूँ। 29 लोग हैं, टोटल 29 है। शायद मैं भी उसमें ऐड नहीं हूँ, अगर मैं ऐड होता तो मेरे पास शो होता तो मैं उसमें भेज देता। आप सर ऐड है तो उसमें जो अगर किसी के पास वो ग्रुप है तो आप ओम लिख के भेज दीजिएगा ताकि वो ग्रुप ऊपर आ जाए, मैं उसमें भेज दूंगा चार्ट। ठीक है, कल भी एक चार्ट भेजा था संघ प्रक्षालन वाला, हमारे पास नहीं सर आया कोई भी। हाँ, तो वो मैं भेज दूंगा, तो आप ओम लिख दीजिएगा आगरा वाले ग्रुप में। ठीक है, ठीक है, मुझे मिल जाएगा। ओम गुरुजी। ओम जी, तुम मेरठ से हो ना? धन्यवाद। मेरठ से कौन व्यक्तिगत मिलना हो तो मेरी, और तुम लापरवाही मत करना, बता रहा हूँ मैं। जी गुरुजी। हाँ, और रंजू जी का लगातार मुझसे संपर्क भी रहता है, तो आप तो उनसे उनकी कक्षा में हम कहीं मिलते रहते होंगे। जी गुरुजी, रोज मिल जाती है। ठीक है, तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी कि तुम आधी कक्षा में होती है, आधी के ध्यान गलत इधर उधर होता है। नेटवर्क इशू होता है गुरुजी, वो ये तो बहाना है। चलिए कोई बात नहीं, सब अच्छे हैं, उत्तम है, बस पढ़ते रहना, पढ़ाते रहना। ठीक है साहब, आगे बढ़ो, शुभकामनाएं। परीक्षा जो रेगुलर है वो मान के चले कि वो पास हो जाएंगे, जो रेगुलर नहीं है उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। सर कभी आपसे व्यक्तिगत मुलाकात करनी हो तो मैं मेरा घर है जगह, आश्रम है मेरा, आ जाइए। ठीक है सर। सर मेरठ में ये कहाँ पड़ता है आपका आवास? मेरठ में यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के सामने मंगल पांडे नगर कॉलोनी है जी, और नाम से पूछ लेना, नंबर तो कैदियों के होते हैं, कहीं भी नाम से पूछ लेना। नहीं, नाम से नहीं, मोबाइल नंबर है आपका, कोई दिक्कत नहीं। जब आएंगे नगली वगैरह आते हैं, हम नगली नाम में आता हूँ। कभी सभी का स्वागत है, जो मर्जी जब जो भी मेरठ आए वो अवश्य मिल करके जाए।
ठीक है। और सर आगरा ठीक है। कभी आए तो आप हमको भी फिर दर्शन सब कभी, मिल करके इसके हाँ। शनि का भी घर चलेंगे। क्यों सर, क्योंकि मैंने आगरा कभी जी आना हो बिल्कुल तो गुरुजी, आप हमारे बिल्कुल यहाँ भी गुरुजी। दर्शन दें। आप आगरा आइए तो स्वागत है आपका बहुत बहुत। हाँ सर, मैं कभी भी आए आऊंगी। सर। रंजू मैम कह रही थी आपसे मिलने की कि वो पढ़ने काशीपुरम में आया हमारा करेंगे आवास है आपसे सर। टॉपिक लेकर, तो मैं आया करूंगी। हाँ बिल्कुल स्वागत है आपका, आइएगा। बहुत अच्छी लड़कियां हैं, रंजू, मीनाक्षी, पूनम, तीनों। ये 19वें नहीं, आपका 19वां नहीं। जब ऑफलाइन हुए करते थे इस प्रदेश में प्रशिक्षण का कार्य, सबसे पहले मैंने, इस प्रदेश में नहीं पूरे भारत में जी प्रशिक्षण का कार्य मैंने ही शुरू किया था, वरना जानते नहीं थे कि प्रशिक्षण होता क्या है। उसके जी बाद स्वामी जी को रिपोर्ट मिली कि मेरठ में ऐसे ऐसे प्रशिक्षण दिया जा रहा। स्वामी जी बोले, अरे तुम तो मेरा ही काम कर रहे हो भाई, इसे सब जगह लागू करो। तब ये लागू हुआ। और सही है, कोरोना से तो एक दिन भी बंद नहीं हुआ, पूरे कोरोना यही चलता रहा। ठीक है। कोरोना में तो बहुत कुछ अध्ययन हमने भी किया, कविताएं भी लिखी। सुनी थी वो कोरोना वाली कविता, भेजी थी मैंने ग्रुप में। वो हम क्योंकि ऐड नहीं है ना तो हाँ, फीडबैक भी हम नहीं हमारे दे यहाँ नहीं पाए। सर आई कोई। चलिए किशन जी, उसमें होम लिख करके भेजिएगा, वो मैं आज ही उसमें डाल, ठीक है। ठीक है जी सर। चलो शुभ ठीक रात्रि। ठीक। शुभ रात्रि। हाँ, बीच बीच में मैं मैसेज डालूंगा, ग्रुप को देखते रहिएगा, क्योंकि मुझे कुछ पेपर भी आप लोगों से सोल्व कराने हैं, ताकि आपको ठीक है पता सर। लग सके किस तरह के प्रश्न आते हैं, क्या आता है। उन पेपर में से रिपीट भी हो जाते हैं बहुत सारे प्रश्न। एक ठीक दो है सर। पेपर, 2-3 पेपर करा दूंगा तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। चलिए, ओम शुभ ओम रात्रि। ओम ओम। ओम। अरे नीला मैडम, हेलो। जी जी आप जी। भेज देना, आप अपनी तरफ से जो अपना ग्रुप चल रहा है उसमें ओम लिख के भेज देना साहब को, ठीक है ना। हाँ उसमें पहले ऐड तो करें ना हमें। नहीं तो फिर वकील साहब से संपर्क करेंगे सुबह। हाँ अभी देखते हैं वो आज कह रहे हैं ना अभी